Hello, my dear student. Today my class is especially devoted to BMLT second year students, and for general it is also for DMLT students. In continuation of my general lecture over carbohydrate, protein and fats, and after that my lecture on general characters of मेटाबॉलिज्म। तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म जो है बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट जो है वो एनाबॉलिज्म का होता है, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें आपके छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हमारे डाइजेशन के बाद में ब्लड के माध्यम से एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, वो छोटे मॉलिक्यूल्स पुनः बिग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होके और एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी में सेल्स में इकट्ठे हो जाते हैं। और इस तो छोटे मॉलिक्यूल्स का कन्वर्शन बड़े मॉलिक्यूल में रिजर्व फूड स्टॉक के रूप में होने का ये जो प्रोसेस है, इसको हमने एनाबॉलिक प्रोसेस बोला था, इसको हमने एनाबॉलिज्म बोला था। ओके। और ये एनाबॉलिज्म के बाद में जब हमारे पास एनर्जी रिजर्व स्टॉक में आ जाती है और जब बॉडी को या किसी भी सेल को एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जो आपके मेटाबोलाइट्स हैं, मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल पुनः छोटे छोटे मॉलिक्यूल में आपका डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूटते हैं, और टूटने से हमें जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमारे सेल को, हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए काम आती है। तो इस तरह से हमने आपको यस्टरडे एक जनरल लेक्चर मेटाबॉलिज्म क्या है और मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का होता है, मेटाबॉलिज्म में बेसिकली 3 प्रकार से हमने बताया था: एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड, एंड आफ्टर एसिमिलेशन देन देयर इज ए एनाबॉलिज्म एंड देयर इज ए कैटाबॉलिज्म। टुडे हाउ बॉडी conducts all these 3 metabolism, that is metabolism of carbohydrate, metabolism of protein and metabolism of fat। मतलब 3 तरह का मुख्य तरह से भोज्य पदार्थ होता है। एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि आप ग्रेन्स वगैरह जो आप खाते हैं, जैसे गेहूं है, इसके बाद में ज्वार है, बाजरा है, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में जमा रहता है, ये हम बहुत पहले बता चुके हैं। और यही रिजर्व स्टॉक कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम जब आपका डाइजेस्ट करते हैं तो वो आपका जो स्टार्च है वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज जो है ना ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। तो वनस्पति में, बॉटनी में जो रिजर्व कार्बोहाइड्रेट स्टॉक है वो क्या है? स्टार्च है। और एनिमल्स में और ह्यूमंस में जो रिजर्व कार्बोहाइड्रेट का स्टॉक है वो क्या है? ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन में लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े रहते हैं। आपका ग्लाइकोसाइडिक 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में, ये हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं। इस तरह से हजारों लाखों का मतलब जो है ग्लूकोज की यूनिट मिलकर के आपका एक बिग मॉलिक्यूल ग्लाइकोजन बनता है, और ये ग्लाइकोजन लीवर में इकट्ठा हो जाता है, और पुनः जब एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो ये आपका ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज फिर जो है ना डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, उस प्रोसेस में जाता है, और वहाँ से फिर हमको एनर्जी मिलती है। जैसे कि आपको मालूम है ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो C6H12O6 है, और जब ये आपका जब ये बर्न होता है, जब ये डिस्ट्रॉयड होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो एनर्जी हमारे बॉडी में ATPs के रूप में कन्वर्ट होती है। तो आज हम आपको बॉडी में एक जनरल आपका क्रियाक्रम या जनरल मैकेनिज्म कि हाउ कार्बोहाइड्रेट, हाउ प्रोटीन, हाउ फैट आर
take parts into metabolism. Here you see, here is the carbohydrate and here is the protein, and you see here is the carbohydrate, protein, and here is the fat, and here is the fat. तो इस तरह के तीनों फूड को हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जब आपका कैटाबोलाइट्स होता है तो ये आप जो है ना सीधा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के लीवर में जमा हो जाता है, और ग्लाइकोजन जब लीवर में जमा होता है, जब हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है तो पुनः ग्लाइकोजन अपने ग्लाइकोसाइडल लिंकेज को तोड़ करके छोटे छोटे ग्लूकोज के आपके मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो करके, मतलब ये है कि ग्लाइकोजन जो है इट कन्वर्ट्स अगेन इनटू ग्लूकोज, और ये जो ग्लूकोज है फिर कैटाबोलिक प्रोसेस में जाता है। कैटाबोलिक प्रोसेस में हमने आपको बताया था कि कैटाबोलिज्म जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ग्लूकोज भी छोटे छोटे और मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, और फिर लास्ट में जो वेस्ट बचता है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स के रूप में बाहर निकल जाता है, और अल्टीमेटली हमको एनर्जी और वाटर प्राप्त होता है। वाटर जो है हमारे बॉडी के वाटर बैलेंस को मतलब बैलेंस करने के काम आता है। वेस्टेज में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जिसको हम एक्सप्रेशन के माध्यम से आपका सांस छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर देते हैं, और भी जो बेकार के तत्व होते हैं वो एक्सक्रीटिव प्रोसेस के द्वारा, किडनी के द्वारा, यूरिन के द्वारा एंड अदर मैनी एक्सक्रीटिव प्रोसेस जो हैं हमारे बॉडी के, उनके थ्रू आपका वेस्टेज के रूप में आउट हो जाता है। तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन stored in the liver, and whenever energy required it converts, this glycogen converts into glucose. Glucose is a 6 carbon atom compound. Glucose is a 6 carbon atom हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, और ये ग्लूकोज जो है ना फिर आपका प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है, लाइसिस का वर्ड यहाँ भी उपयोग होता है, लाइसिस का मीनिंग होता है उसको और छोटे छोटे पार्ट में टूटना। तो ग्लाइकोलाइसिस जो 6 कार्बन एटम का कंपाउंड है, सबसे पहले वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर आपका आइसोमराइज होता है, और वो आपका जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ डिफरेंट एंजाइम्स वर्क करते हैं, उतना डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको जो आपका ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है वो सेकेंड ईयर BMLT के स्टूडेंट को बहुत डिटेल में है, उस पर हम आई विल टेक ए सेपरेट लेक्चर ओवर इट। ओके, अभी आप केवल शॉर्ट फॉर्म में ये समझ लीजिए कि हाउ कार्बोहाइड्रेट, हाउ प्रोटीन, हाउ फैट्स, ये जो तीनों मेटाबॉलिक पार्ट हैं ये बॉडी में कॉमनली किस पाथवे में कैसे एक्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लाइकोजन, एंड ग्लाइकोजन अगेन ऑन डिमांड ऑफ एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लूकोज के और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो ग्लूकोज जो है ना 6 कार्बन एटम का कंपाउंड है, और ये ग्लूकोज जो है ना आपका ATP की सहायता से ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें हेक्सोकाइनेस नाम का एंजाइम यहाँ एक्ट होता है, उसको अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ना ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट में आइसोमराइज होता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज 6 फास्फेट ये 6 कार्बन एटम के कंपाउंड हैं। कंपाउंड दोनों हाइड्रोकार्बन हैं, मोनोसैकेराइड का हाइड्रोकार्बन है, परंतु ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ग्लूकोज जो है ना वो आपका एल्डोलोज है, मतलब ये एल्डिहाइड के रूप में है, और फ्रक्टोज जो है ना वो कीटोन के रूप में है। तो इस तरह से फ्रक्टोज 6 फास्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है, और फ्रक्टोज
6 फास्फेट आगे चल के एल्डोलोज की आज आगे चल के आपका फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट डाईफास्फेट के रूप में कन्वर्ट होता है। और ये डाईफास्फेट को एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एडोलेस। एडोलेस एंजाइम जो है ना फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट को 1,6 डाईफास्फेट को 2 पार्ट में तोड़ देता है। और ये दोनों पार्ट, एक पार्ट इसका होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, दूसरा पार्ट होता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फास्फेट। एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फास्फेट, दूसरा डाई एसीटोन फास्फेट। और ये दोनों कंपाउंड जो है ना एक दूसरे के आइसोमर्स में होते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं। अल्टीमेटली ये जो 3 कार्बन एटम कंपाउंड है, 6 कार्बन एटम ग्लूकोज से जो बने हैं, डाईहाइड्रो एसीटोन और आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड मोनोफॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फास्फेट, ये दोनों कंपाउंड आइसोमर्स हैं। और फर्दर ये जो है ना आपका ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस में जाते हैं और अल्टीमेटली ये आपका पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो पायरोवेट है, इस पायरोवेट्स जो है ना कैटाबोलिक प्रोसेस में जा कर के फिर हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लाइकोजन से कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में जा कर के आपका पायरोवेट बनाता है। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जो पायरोवेट है इसके साथ में एक कंपाउंड और बनता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेट। अगर हमारा प्रोसेस एरोबिक है, मतलब प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन हमको बराबर मिल रही है सेल को, तो वो पायरोवेट बनाएगा। और अगर ऑक्सीजन किसी कारण से सेल को नहीं मिल रही है, फिर भी उसको एनर्जी चाहिए है, तो वो आपका लैक्टेट बनाता है। तो लैक्टेट जो है ना वो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक मतलब ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जाता है, और पायरोवेट जो है ना एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो पायरोवेट है, ये पायरोवेट आपका जो है ना आगे बढ़ कर के ये क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाता है। और क्रेब्स साइकिल जो है ना ये अल्टीमेटली आपकी एनर्जी प्रोसेसिंग प्रोसेस की है। क्रेब्स साहब ने हाउ एनर्जी इज क्रिएटेड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सेल, इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल साइकिल का इन्वेंशन किया था, डिस्कवरी की थी, जिसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं या जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। और ये सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल के लिए क्रैब जो अपने बायोलॉजिस्ट थे उनको आपका इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, और यही क्रेब साइकिल के नाम से फेमस है। तो अल्टीमेटली जो है ना ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से आपका पायरोवेट जो है ना फिर आपका क्रेब साइकिल में एंट्री कर जाता है, और ये पायरोवेट एसीटेट में कन्वर्ट होकर के अल्टीमेटली आपका क्रेब साइकिल में आने के बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हुए और आपका एनर्जी प्रोसेस में आता है। और ये एनर्जी जो है ना हमको यहाँ से जो आपकी एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हम जो है अपने रूटीन काम में ले लेते हैं। एटीपी एनर्जी जो हमको प्राप्त होती है, वो एनर्जी आपके जो एंजाइम्स हो, 3 एंजाइम्स के रूप में, 3 मतलब एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर 1 एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नंबर 2 एनएडी, निकोटामाइड एडिनोसाइन। और इसके बाद में आपका है एफएडी, एनएडी, एफएडी, एटीपी। ये ऑलमोस्ट ऑल हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी को निकलते हैं। तो इस तरह से हमने एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैसे हमारी बॉडी में
फंक्शन करके अल्टीमेटली हमको एनर्जी देते हैं, और कैसे जो एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का है वो जो कि पायरुवेट है या आपका लैक्टेट है, और ये पायरुवेट जो है ना अल्टीमेटली आपका एसीटेट में कन्वर्ट होने के बाद में क्रेब्स साइकिल के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहाँ पर हमको एनर्जी देता है। और एनर्जी जो है ना वो हमारे सेल में आपकी जमा हो जाती है, आवश्यकता पड़ने पर बनती है, और आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है ना आपका वाटर फार्म करके हो गए, फार्म करके ये आपका कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमने आपको बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और वो एनर्जी कैसे हमको फार्म करता है ये बताया हमने। ओके।